जो 100 साल से ज्यादा पुराना है, एक बुलडोजर की तरह काम कर रहा है। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने जमीन ले लेता है। और फिर एक नया कानून आता है जो कहता है, रुको, पहले पूछो, पहले सुनो। ये सिर्फ कानून का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। आज हम ऐसी ही कहानियों की गहराई में उतरेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फटाक से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज क्या नया सीखने के लिए एक्साइटेड हो। चलो शुरू करते हैं। आज का सफर लंबा और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम 10 PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक करके अनपैक करेंगे। विल स्टार्ट विद द लैंड एक्विजिशन एक्ट्स, फिर झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंपैक्ट को देखेंगे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की मुश्किलों को समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन के असर को डिस्कस करेंगे, फिर फॉरेस्ट पॉलिसीज के एवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे, सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स के प्रभाव को जांचेंगे, ट्राइबल आर्ट के कमोडिफिकेशन पर बात करेंगे और नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे और आखिरी में डिस्प्लेस्ड ट्राइबल कम्युनिटीज के प्रॉब्लम्स को समझेंगे। रेडी हो इस ज्ञान के एडवेंचर के लिए? चलो लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये है 2018 से। Examine the advancement made in the Land Acquisition and Rehabilitation Act of 2013 over the Land Acquisition Act of 1894. Right. So the broad micro theme here is the paradigm shift from colonial eminent domain to a rights-based framework focusing on fair compensation and rehabilitation. Okay, तो let's unpack the introduction for this answer. The Land Acquisition Act of 1894, जो ब्रिटिश ने बनाया था, was basically a tool of eminent domain. Wait, for our listeners, eminent domain का आम भाषा में क्या मतलब हुआ? Simple, मतलब स्टेट की सुप्रीम पावर ओवर ऑल प्रॉपर्टी। हमें जमीन चाहिए, हम ले रहे हैं, कोई सवाल नहीं। इसके आगे LAR Act 2013 एक वाटरशेड मोमेंट है। इसका फोकस सिर्फ जमीन लेने पर नहीं, बल्कि जिनकी जमीन ली जा रही है, उनके होलिस्टिक वेलफेयर पर है। It's a fundamental shift from takeover to welfare. Got it. तो the body of the answer, main advancements क्या थे? I think हमें प्रोसेस से शुरू करना चाहिए। Correct. सबसे पहला पिलर है democratization of the process. The 1894 एक्ट में तो कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, राइट? बिल्कुल नहीं। 2013 Act mandates 70% consent for public-private partnership projects और 80% for private projects. ये बहुत बड़ा चेंज है। और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। सोचो, पहले आपसे पूछा ही नहीं जाता था, अब एक SIA मैंडेटरी है। एग्जैक्टली मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि लोगों की लाइवलीहुड्स, कल्चर और इकोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट होगा। अब आपको सोशल कॉस्ट को बेनिफिट्स के अगेंस्ट वे करना ही पड़ेगा। कूल ना? बहुत कूल। ठीक है, सेकंड पिलर। सेकंड पिलर इज इकोनॉमिक जस्टिस यानी फेयर कॉम्पेंसेशन। 1894 एक्ट में मार्केट वैल्यू मिलती थी जो हमेशा अंडरवैल्यूड होती थी। सही पकड़े। तो 2013 एक्ट सेट्स कॉम्पेंसेशन एट 4 times द मार्केट वैल्यू इन रूरल एरियाज एंड 2 times इन अर्बन एरियाज प्लस 100% सोलेटियम। एक सेकंड, सोलेटियम फिर से एक टेक्निकल टर्म है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, सो सोलेटियम बेसिकली एक एडिशनल कंपनसेशन है फॉर द डिस्ट्रेस एंड इनकन्वीनियंस। इसमें तो आपको डबल द फाइनल कंपनसेशन अमाउंट मिलता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। वाह। और इसमें अफेक्टेड फैमिलीज की डेफिनेशन को भी एक्सपेंड किया है ना? बिल्कुल। पहले सिर्फ लैंड ओनर्स को कंपनसेशन मिलता था। अब टेनेंट फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, इवन आर्टिसंस को अफेक्टेड फैमिलीज माना गया है। दिस इज अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी। ग्रेट। और तीसरा पिलर? द थर्ड पिलर इज सोशल सिक्योरिटी यानी मैंडेटरी रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, जिसे RNR कहते हैं। राइट। पहले पैसा देकर काम खत्म, बट 2013 एक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव RNR पैकेजेस हैं। तो हम बात कर रहे हैं हाउसिंग की, एम्प्लॉयमेंट की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। It's a move from just cash to ensuring a new livelihood, a proper one. बट फॉर अ क्रिटिकल कंक्लूजन, याद रखना सब कुछ परफेक्ट नहीं है। अच्छा, challenges क्या हैं? Implementation hurdles, इतने सारे procedures, project delays होते हैं और डिफेंस या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए exemptions इन protections को dilute कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट इनटू सम क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें फॉर मैक्सिमम मार्क्स? Start with the philosophical shift from eminent domain to participatory development. फिर 3 मेन पिलर्स पे फोकस करो। कंसेंट यानी डेमोक्रेटाइजेशन, कॉम्पनसेशन यानी इकोनॉमिक जस्टिस एंड RNR यानी सोशल सिक्योरिटी। कंक्लूजन में चैलेंजेस मेंशन करना मत भूलना। एक कंपैरेटिव टेबल बनाना विल फेच यू बोनस पॉइंट्स। ये फॉरेक्स कंपनसेशन रूरल एरियाज के लिए ही क्यों? अर्बन के लिए 2x क्यों? आई मीन लॉजिक क्या है? गुड क्वेश्चन। क्योंकि रूरल एरियाज में लाइवलीहुड ऑलमोस्ट कंप्लीटली लैंड डिपेंडेंट होती है। लॉस ऑफ लैंड वहां पर एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी है। ये डिफरेंस उस डिपेंडेंसी को एक्नॉलेज करता है। सही बात है, लेकिन अगर कंसेंट नहीं मिला तो क्या प्रोजेक्ट रुक जाएगा? Theoretically, yes. For private and PPP projects, consent एक लीगल बैरियर है। यही तो इस एक्ट का सबसे पावरफुल टूल है। और अफेक्टेड फैमिलीज की डेफिनेशन चेंज करने से ऑन ग्राउंड इंपैक्ट क्या पड़ा? इससे उन लोगों को भी जस्टिस मिला जिनके पास जमीन नहीं थी पर उनकी रोजी रोटी उसी जमीन से जुड़ी थी। इट मेड द प्रोसेस मोर इंक्लूसिव। समझे? लास्ट वन, SI कॉन्सेप्ट को आंसर में इंपैक्टफुल तरीके से कैसे इंट्रोड्यूस करें?
आप कह सकते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम द लार एक्ट 2013 forced the state to officially measure the human cost of development by mandating a social impact assessment. इससे पता चलता है कि आप इसके रेवोल्यूशनरी नेचर को समझते हैं। परफेक्ट। अब पॉज करके प्रैक्टिस करो। द लार एक्ट 2013 ट्रांसफॉर्म लैंड एक्विजिशन फ्रॉम अ कोअर्सिव टू अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। रिहर्स। इन शॉर्ट, 1894 एक्ट वाज अबाउट स्टेट पावर। 2013 एक्ट इज अबाउट पीपल्स राइट्स एंड वेलफेयर। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं तो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2016। Impact of industrialization on scheduled tribe population of Jharkhand. The broad micro theme here is the paradox of industrial growth versus tribal marginalization in mineral-rich Jharkhand. तो for the introduction, झारखंड इंडिया का मिनरल ट्रेजर चेस्ट। यहाँ 26.2% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो जब इंडस्ट्रीज आई, एक क्रूशियल सवाल उठता है, क्या ये ट्रेजर ट्राइब्स के लिए भी था? लेट्स फाइंड आउट। Exactly. For the body of the answer, ये एक double-edged sword है. Let's start with a few positive impacts. अच्छा, कुछ तो फायदा हुआ होगा, राइट? हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, जैसे टाटा स्टील जमशेदपुर में या धनबाद की कोल माइंस में कुछ ट्राइबल्स को वेज लेबर मिला, कुछ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी चली, और इंडस्ट्रियल हब्स जैसे रांची और बोकारो में हेल्थ केयर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, पर ये सब काफी लिमिटेड था। Okay, a few positives, but I'm guessing the negative impacts list is much longer. बहुत लंबी। सबसे पहले लैंड एलियनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। द केस स्टडी टू रिमेंबर हियर इज द बोकारो स्टील प्लांट। इसने 40,000 से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया, मोस्टली संथाल्स और ओराउन्स। और इस पे स्कॉलर बी के रॉय बर्मन ने कुछ कहा था, आई रिमेंबर? हाँ, ही नोटेड दैट लैंड लॉस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि ये पूरे सोशो कल्चरल फैब्रिक को तोड़ देता है। इट्स अ डिसरप्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और उनके ट्रेडिशनल लाइवलीहुड सोर्सेज का क्या हुआ? इट्स अ सेकंड नेगेटिव पॉइंट, लाइवलीहुड एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। माइनिंग से फॉरेस्ट्स और वाटर सोर्सेज बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कि वेस्ट सिंहभूम में आयरन और माइनिंग ने हो ट्राइब की एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया। एंड फाइनली द कल्चरल इम्पैक्ट, वो अक्सर ओवरलुक हो जाता है। Absolutely. The third point is cultural erosion. Industrialization से detribalization का process accelerate होता है. Displaced संथाल्स और ओरांस धीरे-धीरे अपनी linguistic और ritual identities खो रहे हैं. तो इस आंसर के कंक्लूजन में एक्सक्लूजनरी ग्रोथ वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल. लेट्स डू सम क्रॉस क्वेश्चंस। आंसर को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स को कैसे स्ट्रक्चर करें? आप झारखंड के कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करो, फिर 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, लेकिन मेजर फोकस नेगेटिव इंपैक्ट्स पर रखो, स्पेसिफिक सब हेडिंग्स के साथ, जैसे डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंटल क्राइसिस और कल्चरल इरोजन। केस स्टडीज और स्कॉलर्स के नाम जरूर यूज करना। ये बोकारो स्टील प्लांट केस स्टडी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि कैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ट्राइब्स को पॉपुलराइज कर सकते हैं, मतलब उन्हें पहले से भी ज्यादा गरीब बना सकते हैं। और ये डिट्राइबलाइजेशन, इसको रोका जा सकता है। मुश्किल है, बट इट इज पॉसिबल अगर डेवलपमेंट प्रोसेस को इंक्लूसिव बनाया जाए, मतलब ट्राइबल कल्चर राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए, तभी ये इंक्लूसिव ग्रोथ बन सकता है। सिंपल फ्लो है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन यानी माइनिंग leads to land acquisition which causes displacement. इससे होता है loss of traditional livelihood और लोग unskilled wage labor या poverty के cycle में फंस जाते हैं। एक विजुअल हमेशा extra marks दिलाता है। और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन कैसे फ्रेम करें? एक अच्छा कंक्लूजन होगा। Thus, while industrialization propelled Jharkhand's economic growth, it largely bypassed the tribal population, transforming them from masters of their land to marginalized wage earners. It was a classic case of exclusionary growth. Okay, practice time. Now pause in practice saying, industrialization in Jharkhand led to exclusionary growth, marginalizing the very communities whose land fueled that growth. Practice? In short, झारखंड की इंडस्ट्रीज ने स्टेट को अमीर बनाया, पर वहां के ओरिजिनल निवासी, द ट्राइब्स, को अक्सर डिस्प्लेसमेंट और कल्चरल लॉस ही मिला। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 टैकल करते हैं, also from 2016. Explain the difficulties experienced by scheduled tribes with regard to implementation of recognition of Forest Rights Act 2006. The key theme here is the systemic gap between the legislative intent of correcting historical injustice and the ground reality of bureaucratic resistance and implementation deficits. तो कानून अच्छा है, but system में problem है. Let's break down these difficulties for the answers body. The first major hurdle is procedural and bureaucratic. Claims process बहुत complex है, multi-layered है, from ग्राम सभा to the district level committee. ये अपने आप में एक deterrent है, और authorities अक्सर documentary proof मांगते हैं, जबकि एक्ट में oral traditions को भी allow किया गया है। और इसे claims reject हो जाते होंगे। Exactly. High rejection rates हैं, छोटे-छोटे technical grounds पर, जैसे form incomplete है, claims reject कर दिए जाते। A classic case study is Odisha, जहां हजारों claims सालों तक pending थे। मैंने सुना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस एक्ट से खुश नहीं है। इज दैट अ फैक्टर? बिल्कुल, that's the second point. Institutional resistance and legal conflict. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अक्सर FRA को अपनी टेरिटरी पर एक एनक्रोचमेंट की तरह देखता है।
तो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ एक टर्फ वॉर चलती रहती है। और जो राइट्स दिए जा रहे हैं उनके टाइप में कोई बायस है? यस। द डाइल्यूशन ऑफ कम्युनिटी राइट्स CFR तीसरा मेजर इशू है। इम्प्लीमेंटेशन ने इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स IFR पर ज्यादा फोकस किया है, जबकि CFRs जो कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है। सोशल बैरियर्स के बारे में क्या? फोर्थ है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैरियर्स। अवेयरनेस की कमी है, इलिटरेसी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे स्टेट्स में लोग NGOs पर डिपेंड करते हैं। प्लस विमेन जो प्राइमरी फॉरेस्ट यूजर्स हैं उन्हें ग्राम सभा डिसीजन मेकिंग से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और फाइनल प्रॉब्लम, जब कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ जाता है। दैट्स द लास्ट बैरियर, कॉन्फ्लिक्ट विद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एमिनेंट डोमेन का प्रिंसिपल जैसे माइनिंग के लिए अक्सर FRA प्रोविजंस को ओवरराइड कर देता है। ग्राम सभा कंसेंट को बाईपास किया जाता है। पोस्को प्रोजेक्ट इन ओडिशा इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। ओके, क्रॉस क्वेश्चंस का टाइम। इस आंसर को मैक्सिमम मार्क्स के लिए कैसे स्ट्रक्चर करें? एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा 1 procedural hurdles, 2 institutional resistance, 3 dilution of community rights, 4 socio-political barriers and 5 conflict with development projects। हर पॉइंट के लिए एक केस स्टडी यूज करो। कंक्लूजन में ग्राम सभा को एम्पावर करने की बात करो। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना रेजिस्ट क्यों करता है FRA को? उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, ये एक लॉस ऑफ कंट्रोल है। 100 साल से ज्यादा से वो फॉरेस्ट्स के सोल अथॉरिटी रहे हैं। FRA उस पावर को डिमोक्रेटाइज करता है, जिसे वो अपनी हेजेमनी के लिए एक थ्रेट की तरह देखते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि CFR पूरी कम्युनिटी को उनके सराउंडिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज और प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पावर करता है। इट्स अबाउट कलेक्टिव ओनरशिप। ये एक्ट की आत्मा है एक तरह से। पोस्को केस FRA की फेलियर कैसे दिखाता है? ये दिखाता है कि जब पावरफुल कॉर्पोरेट और स्टेट इंटरेस्ट्स एक साथ आ जाते हैं तो FRA के अंडर दिए गए राइट्स को आसानी से बुलडोज किया जा सकता है। सिस्टम क्लेमेंट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। कंक्लूजन के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। FRA और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनवायोलेट प्रोटेक्टेड एरियाज बनाता है, मतलब जहां कोई ह्यूमन प्रेजेंस ना हो। FRA उन्हीं एरियाज में रहने वाले लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, तो ये कंजर्वेशन और राइट्स के बीच एक डायरेक्ट लीगल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। Great. Now, pause and practice saying this line. The implementation of FRA 2006 is hampered by a gap between its rights-based intent and the ground reality of bureaucratic resistance. Practice. In short, the FRA is a powerful law on paper, but on the ground, it struggles against a system that is resistant to giving up control over forests. All right, next up is a big one from 2014. Discuss the impact of globalization on the livelihood of the tribal populations. The core idea here is the transformation of tribal livelihoods. हम सेल्फ सफिशिएंट सबसिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी से मार्केट डिपेंडेंट सिस्टम्स की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड दिस इज, यू गेस्ड इट, अ डबल एज स्वॉर्ड। ओके, तो इंट्रोडक्शन में हम एंथनी गिडन्स की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं एंड स्टेट इट्स डुअल इम्पैक्ट। बॉडी के लिए लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव साइड। यस, कुछ पॉजिटिव्स हैं। पहला है मार्केट एक्सेस फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट्स। ट्रेडिशनल स्किल्स को ग्लोबल वैल्यू मिली है। द केस स्टडी हियर इज वारली आर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, जिसे इंटरनेशनल एक्लेम मिला है। इको टूरिज्म भी एक एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी ने भी एक रोल प्ले किया होगा, राइट? एब्सोल्युटली। टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन दूसरा पॉजिटिव है। डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स से वेलफेयर स्कीम्स तक एक्सेस बेहतर हुआ है। आंद्रे बिटाइल जैसे सोशोलॉजिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि इससे स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज कम हो सकती हैं। What about global advocacy? ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एडवोकेसी नेटवर्क्स ने ट्राइबल स्ट्रगल्स को एम्पलीफाई किया है। डोंगरिया कौंद को ओडिशा में ग्लोबल सपोर्ट मिला टू स्टॉप वेदांतास बॉक्साइट माइनिंग। ये एक गेम चेंजर है। अब आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट पर। आई एम गेसिंग लैंड एलिनेशन इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। बिल्कुल, इसे रिसोर्स कर्स कहते हैं। मिनरल्स की ग्लोबल डिमांड ट्राइबल बेल्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को ड्राइव करती है, जिससे डिस्प्लेसमेंट होता है। रामाचंद्र गुहा आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कॉर्पोरेट एक्सट्रैक्शन को इंडिजिनस राइट्स पर प्रायोरिटाइज करता है। और जो ट्राइबल्स डिस्प्लेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो अक्सर एक्सप्लॉइटेड लेबर फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। सिटीज में अनस्किल्ड फुटलूस लेबर की तरह माइग्रेट करते हैं। स्कॉलर वॉल्टर फर्नांडिस हाईलाइट करते हैं कि इससे पॉवर्टी के साइकिल्स क्रिएट होते हैं। और उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमीज। मार्केट फोर्सेस सस्टेनेबल सिस्टम्स को डिसरप्ट करती हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज किया जाता है और ट्राइब्स को कैश क्रॉप्स की तरफ पुश किया जाता है, जिससे वो ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। ओके, लेट्स गेट इनटू द क्रॉस क्वेश्चंस। इस टॉपिक पर आंसर को बेस्ट तरीके से स्ट्रक्चर और कंक्लूड कैसे करें? एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बेस्ट है। बॉडी में 2 मेन सेक्शंस, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। हर एक के नीचे क्लियर सब पॉइंट्स और केस स्टडीज। कंक्लूजन में ड्युअलिटी को हाईलाइट करो। Acknowledge the opportunities, but emphasize that the costs, displacement, and loss of autonomy have been far greater for the majority. ये रिसोर्स कर्स को सिंपल टर्म्स में आंसर के लिए कैसे एक्सप्लेन करें? रिसोर्स कर्ज एक पैराडॉक्स है, जहां एक रीजन जिसके पास अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां कम इकोनॉमिक ग्रोथ और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेल्थ बाहर की फोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और लोकल पॉपुलेशन को कोई फायदा नहीं होता। How do global advocacy networks actually help on the ground? वो इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को ग्लोबल ऑडियंस के सामने एक्सपोज करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल बॉडीज और नेशनल गवर्नमेंट्स पर एक्शन लेने का प्रेशर बनता है, जैसे वेदांता केस में हुआ। Is the shift to cash crops always a bad thing? इसमें न्यूएंस कैसे लाएं? ये इनहेरेंटली बुरा नहीं है, बट इट इंट्रोड्यूसेस रिस्क। आपको लिखना चाहिए कि सबसिस्टेंस इकोनॉमी स्टेबल होती है। एक कैश क्रॉप इकोनॉमी वॉलेटाइल मार्केट प्राइसेस, वेदर और मिडलमैन पर डिपेंडेंट होती है, जिससे डेट ट्रैप्स हो सकते हैं। इट स्वैप्स स्टेबिलिटी फॉर पोटेंशियल बट रिस्की प्रॉफिट। तो वॉर्डली आर्ट का ग्लोबलाइजेशन हमेशा पॉजिटिव है? नॉट ऑलवेज। इनकम तो लाता है, बट इट ऑफन लीड्स टू कमोडिफिकेशन एंड लॉस ऑफ रिचुअलिस्टिक मीनिंग। हम इस पे आगे और बात करेंगे, बट अब फाइनेंशियली ये काफी आर्टिसंस के लिए बेनिफिशियल रहा है। Time to practice. Let's try the sentence. Globalization has integrated tribes into the market economy, often at the cost of their resource autonomy and cultural identity. Practice saying it. In short, globalization offers some tribes a window to the world market, but for many more, it opens the door to displacement and exploitation. Next, we have a short note question from 2014, Forest Policy and Tribes. The theme here is a journey. It's about the transition of forest governance from a colonial model of exclusion to a democratic one of rights recognition. और इसका ट्राइबल एग्जिस्टेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इंट्रोडक्शन इस स्टोरी को फ्रेम कर सकता है कि कैसे ट्राइब्स कुस्टोडियन से एनक्रोचर्स बने और अब पार्टनर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी को क्रोनोलॉजिकल रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा यानी 1865 से 1947 इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एलियनेशन का टाइम था। ब्रिटिश पॉलिसीज का मकसद था टिम्बर एक्सट्रैक्शन और रेवेन्यू। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स ऑफ 1878 एंड 1927 ने फॉरेस्ट्स को स्टेट प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किया और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को क्रिमिनलाइज कर दिया। इसका इम्पैक्ट? अपराइजिंग्स जैसे मुंडा रिबेलियन ऑफ 1899, जो उनके ट्रेडिशनल खुंदकाटी लैंड राइट्स छीनने का डायरेक्ट रिजल्ट था। इंडिपेंडेंस के आसपास चीजें बदली? तुरंत नहीं। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी एक्सक्लूजनरी कंजर्वेशन चलता रहा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 ने फॉरेस्ट्स को नेशनल एसेट्स डिक्लेयर किया। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ने इनवायलेट प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए। केस स्टडी है बेगा ट्राइब का इविक्शन फ्रॉम कान्हा टाइगर रिजर्व। बट फिर एक बड़ा चेंज आया, राइट? बेस्ड अप्रोच देखते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 एक लैंडमार्क कानून था। इसने हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को करेक्ट करने की कोशिश की। डोंगरिया कोन का न्यामगिरी हिल्स को बचाना इसका परफेक्ट केस स्टडी है। टाइम फॉर सम क्रॉस क्वेश्चंस। इस शॉर्ट नोट को 10 मार्क्स के लिए बेस्ट तरीके से कैसे स्ट्रक्चर करें? क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेस्ट है। 3 पैराग्राफ्स, कॉलोनियल एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और मॉडर्न राइट्स बेस्ड एरा। हर एरा के लिए एक की एक्ट और एक केस स्टडी लिखना परफेक्ट कंसाइज आंसर बनाएगा। कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था? कंजर्वेशन था क्या? बिल्कुल नहीं, इट वॉज प्योरली इकोनॉमिक। ब्रिटिश नेवी और रेलवेज के लिए टिम्बर सप्लाई सिक्योर करना और रेवेन्यू जनरेट करना। कंजर्वेशन या ट्राइबल वेलफेयर का कोई कंसर्न नहीं था। How did the 1972 Wildlife Act negatively impact tribes? इनवायलेट जोन्स क्रिएट करके उसने उन ट्राइब्स के इविक्शन को लीगली जस्टिफाई किया जो सदियों से उन जंगलों में रह रहे थे। उन्हें अपनी ही जमीन पर इंक्रोचर्स बना दिया गया ओवरनाइट। FRA 2006 को पैराडाइम शिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार इसने पावर को स्टेट यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कम्युनिटी यानी ग्राम सभा को शिफ्ट किया। इसने लीगली ट्राइब्स को फॉरेस्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि उनके कंजर्वेशन में एसेंशियल पार्टनर्स माना। 10 मार्क आंसर में रेबेलियंस को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली। मुंडा रिबेलियन जैसी चीजों को मेंशन करने से हिस्टोरिकल डेप्थ आती है और एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं। इससे आंसर इंपैक्टफुल बनता है। Okay, let's practice this line. The evolution of forest policy reflects a shift from state-centric control to community-centric rights, though implementation remains a challenge. Rehearse it. In short, Indian forest policy has moved from treating tribes as enemies of the forest to recognizing them as its rightful guardians, at least in law. Let's move to the next question from 2013, Impacts of Sanctuaries and National Parks on Tribal Populations. The core theme here is the socio-ecological impact of what is called fortress conservation. ये मॉडल essentially indigenous communities को exclude करके वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट करता है। Fortress conservation, powerful term है, मतलब नेचर के चारों तरफ दीवार बनाना और लोगों को बाहर रखना। Let's look at both sides of this fortress. Positive impacts क्या है? कुछ है। पहला, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन थ्रू इको टूरिज्म। प्रोटेक्टेड एरियाज गाइड्स या हैंडीक्राफ्ट्स में जॉब्स क्रिएट कर सकती हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क के पास लोकल ट्राइब्स टूरिज्म में एक्टिव है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इन जोन्स में अक्सर रोड्स और स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास। और तीसरा, FRA 2006 अब इन एरियाज के अंदर उनके राइट्स को कुछ लीगल रिकग्निशन देता है। ओके, ये पॉजिटिव साइड है।
अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आई सस्पेक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ट्राइब्स और उनकी जमीन के बीच के डीप बॉन्ड को तोड़ देता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व के लिए संथाल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट एक की केस स्टडी है। दूसरा, लाइवलीहुड डेप्रिवेशन। अगर डिस्प्लेस नहीं भी किया तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस NTFP कलेक्ट करने पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिससे उनकी सबसिस्टेंस इकोनॉमी अंडरमाइन होती है। सोलिका ट्राइब ने ये बांदीपुर नेशनल पार्क में फेस किया। इसका कल्चरल इम्पैक्ट भी गहरा होता होगा। जरूर। तीसरा है कल्चरल इरोजन। सेक्रेड साइट्स और हंटिंग ग्राउंड्स तक एक्सेस खोने से कल्चरल डिसइंटीग्रेशन होता है। जारावाज ऑफ द अंडमान्स ने इसका अनुभव किया। और आखिर में इंक्रीज्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि फॉरेस्ट फ्रिंजेस पर रिलोकेशन से उनके क्रॉप्स वल्नरेबल हो जाते हैं। क्रॉस क्वेश्चन टाइम। इस आंसर को इफेक्टिवली कैसे स्ट्रक्चर करें? फोर्ट्रेस कंजर्वेशन को डिफाइन करके शुरू करो, फिर 2 क्लियर सेक्शंस, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स, हर एक के नीचे 2-3 पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स। वाइल्ड लाइफ ओवर ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच को क्रिटिसाइज करके कंक्लूड करो। What exactly is fortress conservation? इंट्रो में कैसे एक्सप्लेन करें? आप इसे एक ऐसे कॉन्जर्वेशन मॉडल के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मानता है कि नेचर को सिर्फ तभी प्रोटेक्ट किया जा सकता है जब सारे ह्यूमन प्रेजेंस को हटा दिया जाए। ये फोर्ट्रेसेस ऑफ विल्डरनेस क्रिएट करता है, इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए कि इंडिजिनस कम्युनिटीज सदियों से इन इकोसिस्टम्स के साथ कोएग्जिस्ट करती आई हैं। Is ecotourism always beneficial for tribes? A good point for critical analysis. नॉट नेसेसरीली। आपको मेंशन करना चाहिए कि अक्सर बेनिफिट्स बाहर के टूर ऑपरेटर्स ले जाते हैं और ट्राइबल्स को लो पेइंग सीजनल जॉब्स मिलती हैं। इससे उनके कल्चर का कमोडिफिकेशन भी हो सकता है। Fortress conservation का कोई ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकती है कंक्लूजन के लिए? द ऑल्टरनेटिव इज पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन, जहां लोकल कम्युनिटीज को पार्टनर्स बनाया जाता है। वो अपने ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज को यूज करके एरिया मैनेज करते हैं और बदले में उन्हें लाइवलीहुड राइट्स की गारंटी मिलती है। नागालैंड विलेज फॉरेस्ट रिजर्व इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। How does relocation increase human-wildlife conflict? सिंपल लॉजिक है। जब लोगों को एक प्रोटेक्टेड एरिया के आखिर में मूव किया जाता है तो वो उन जानवरों के रास्ते में आ जाते हैं जो पार्क के अंदर बाहर आते जाते हैं। ये प्रॉक्सिमिटी लाजमी तौर पर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है। All right, time for a practice cue. Say this with me. The fortress conservation model often marginalizes tribal populations, creating a conflict between biodiversity protection and human rights. Practice. In short, while sanctuaries protect animals, they often do so by displacing and impoverishing the original human inhabitants of those forests. Next up, from 2012, a fascinating topic, commodification of tribal art. The broad micro theme is the transformation of sacred and utilitarian tribal expressions into market-driven commodities. मतलब किसी डीपली कल्चरल चीज को एक प्रोडक्ट में बदलना जिसे खरीदा और बेचा जा सके। तो इसके पीछे ड्राइवर्स क्या हैं? 2 मेन ड्राइवर्स हैं। पहला, मार्केट डिमांड। एथनिक एस्थेटिक्स में एक ग्रोइंग ग्लोबल इंटरेस्ट है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन। ट्राइफेड जैसी बॉडीज इन क्राफ्ट्स को एक्टिवली मार्केट कर रही हैं। Let's start the body with the positive impacts. ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा। हाँ, प्राइमरी बेनिफिट है लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। एक ग्रेट केस स्टडी है डोकरा आर्टिजन्स इन छत्तीसगढ़। इससे कल्चरल विजिबिलिटी भी मिलती है। गोंद आर्ट फॉर एग्जाम्पल गांव की दीवारों से इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज तक पहुंच गई है। अब आते हैं क्रिटिकल इश्यूज पर। ऑथेंटिसिटी सबसे पहले खत्म होती होगी। बिल्कुल। पहला मेजर इशू है लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी। अर्बन टेस्ट को सूट करने के लिए आर्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, उसकी ओरिजिनल रिचुअल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। जैसे वारली आर्ट जो ट्रेडिशनली वेडिंग्स या हार्वेस्ट के लिए होती थी, अब टी-शर्ट्स और मग्स पर मास प्रोड्यूस होती है। और असली पैसा कौन बनाता है? यही तो प्रॉब्लम है, अप्रोप्रिएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। मिडलमैन अक्सर ज्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं। नॉन ट्राइबल एंटिटीज मोटिव्स अप्रोप्रिएट कर लेती हैं बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के। देयर इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट जेंडर इम्पैक्ट एंड एन इकोलॉजिकल कॉस्ट। ओके, लेट्स डाइव इनटू सम फ्रॉस्ट क्वेश्चंस। इस आंसर के लिए अच्छा स्ट्रक्चर क्या होगा? कमोडिफिकेशन की क्लियर डेफिनेशन से स्टार्ट करो। बॉडी में 2 सेक्शंस, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और क्रिटिकल इश्यूज। एक बैलेंस्ड अप्रोच सजेस्ट करके कंक्लूड करो। लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी का आखिर मतलब क्या है? कैसे समझाएं? इसका मतलब है कि आर्ट अपने ओरिजिनल पर्पस और मीनिंग से डिस्कनेक्ट हो जाती है। आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। एक शादी के दौरान दीवार पर बनी वारली पेंटिंग एक कहानी कहती है। कॉफी मग पर बना वारली प्रिंट सिर्फ एक डिजाइन है, उसकी आत्मा खो जाती है। मिडलमैन द्वारा एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रोका जा सकता है? कंक्लूजन के लिए अच्छा पॉइंट है। कम्युनिटी लेड कोऑपरेटिव्स और डायरेक्ट टू मार्केट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जैसी इनिशिएटिव्स भी हेल्प करती हैं। इससे आर्टिजन्स को ज्यादा बार्गेनिंग पावर मिलती है। What is a GI tag and how does it help? जीआई टैग एक साइन है जो उन प्रोडक्ट्स पर यूज होता है जिनका एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होता है। आर्ट के लिए ये ऑथेंटिसिटी सर्टिफाई करता है और फेकिंग को रोकता है, जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओरिजिनल कम्युनिटी को मिलते हैं। What would be a good concluding thought for this answer? एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ये होगा कि कमोडिफिकेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, लेकिन जीआई टैग्स, फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन और कम्युनिटी लेड एंटरप्राइजेस जैसे मैकेनिज्म्स क्रूशियल हैं टू इंश्योर इट लीड्स टू एम्पावरमेंट, नॉट एक्सप्लॉयटेशन। Perfect.
Now practice this key sentence. The commodification of tribal art offers a pathway to economic survival but poses a significant threat to cultural integrity and authenticity. Rehearse. In short, selling tribal art brings money and fame, but it also risks turning sacred traditions into soulless souvenirs. Now for a 30 marker from 2012. Critically examine the national policy on rehabilitation and resettlement, substantiating it with experiences from different parts of India. The theme here is the huge gap between a policy's welfare-oriented intent and the ground reality of displacement and impoverishment. NPRR 2007 कागज पर बहुत अच्छी थी, पर प्रैक्टिस में flawed. तो इंट्रोडक्शन इसको सेटअप कर सकता है? Let's start the body with its good features. पॉलिसी ने कुछ प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए. सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को मैंडेट किया, लैंड फॉर लैंड कॉम्पेंसेशन को प्रायोरिटाइज किया, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस थे और एक ऑम्बुड्समैन भी था. ऑन पेपर इट लुक्ड गुड. Okay. अब critically examine part. प्रैक्टिस में कहाँ फेल हुई? पहली मेजर फेलियर थी लैंड फॉर लैंड कॉम्पेंसेशन. पॉलिसी में एक लूप होल था, वेयर फीजिबल. इससे अथॉरिटीज को सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देने का रास्ता मिल गया. जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट में कैश कॉम्पेंसेशन से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई. और रिहेबिलिटेशन की टाइमलाइननेस का क्या? वो दूसरी फेलियर थी. इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट्स एंड डिलेड रिहेबिलिटेशन. आरएनआर अक्सर डिस्प्लेसमेंट से बहुत पीछे रह जाता है. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इसका सबसे इन्फेमस एग्जाम्पल है. गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में कई डिस्प्लेस्ड फैमिलीज टाइमली लैंड एलोकेशन ना मिलने से गरीब हो गए. क्या पॉलिसी ने सबको कवर किया था? नहीं, और ये तीसरा फ्लॉ है, एक्सक्लूजन ऑफ नॉन टाइटल होल्डर्स. पॉलिसी ने बेनिफिट्स को लैंड ओनरशिप से जोड़ दिया, लैंडलेस लेबरर्स और आर्टिजन्स को निग्लेक्ट करते हुए. चौथा, एसआईए अक्सर एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया, एज सीन इन छत्तीसगढ़ कोल माइनिंग प्रोजेक्ट. Let's do some cross questions. For a 30 mark question, इस आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करें? एनपीआरआर 2007 के एम्स और फीचर्स से शुरू करो, फिर मेन बॉडी को क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेट करो. फेलियर ऑफ लैंड फॉर लैंड, इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट्स जैसे हेडिंग्स के साथ. हर क्रिटिक को एक स्पेसिफिक केस स्टडी से सब्सटैंशिएट करना जरूरी है. सिस्टमिक फेलियर्स की बात करके कंक्लूड करो. लैंड फॉर लैंड पॉलिसी इतनी कंसिस्टेंटली फेल क्यों हुई? दो रीजंस, रीसेटलमेंट के लिए अवेलेबल लैंड की कमी और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक विल की कमी. कैश देना स्टेट के लिए हजारों फैमिलीज के लिए जमीन ढूंढने से ज्यादा आसान और सस्ता है. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इतना कंट्रोवर्शियल क्यों रहा है? क्योंकि ये लार्ज स्केल डेवलपमेंट के मैसिव ह्यूमन कॉस्ट का सिंबल बन गया. इसने आरएनआर सिस्टम की हर फेलियर को हाईलाइट किया. इनएडिक्वेट कॉम्पेंसेशन, डिलेड रीसेटलमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी का डिस्ट्रक्शन. ऐसा ये अक्सर एक फॉर्मेलिटी बनकर क्यों रह जाती है? क्योंकि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का डिसीजन अक्सर पहले से ही पॉलिटिकली ले लिया जाता है. एसआईए को फिर एक ब्यूरोक्रेटिक बॉक्स टिक करने की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि सोशल कॉस्ट असेस करने के जेन्युइन टूल की तरह. नॉन टाइटल होल्डर्स को एक्सक्लूड करने से पॉवर्टी कैसे बढ़ती है? क्योंकि ये पूरे गांव की इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स वेब को इग्नोर करता है. कुम्हार, लोहार, खेत मजदूर सब अपनी लाइवलीहुड खो देते हैं जब लैंड ओनर्स डिस्प्लेस होते हैं. बिना कॉम्पेंसेशन के वो गरीबी में धकेल दिए जाते हैं. Let's get this practice cue in. Try saying the NPRR 2007 was a theoretical leap towards a rights-based framework, but its practical application was crippled by implementation gaps and bureaucratic apathy. Rehearse it. In short, the National Rehabilitation Policy of 2007 promised justice for the displaced, but in reality often delivered only cash, chaos, and continued poverty. We're revisiting a crucial topic with this next question from 2011. Forest Rights Act 2006. हमने डिफिकल्टीज पहले डिस्कस की थी. इस बार लेट्स फोकस ऑन द एक्ट इटसेल्फ. एग्जैक्टली. द थीम इज द लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर ऑफ द एक्ट. ये एमिनेंट डोमेन से राइट्स बेस्ड गवर्नेंस की तरफ एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है. तो फॉर द बॉडी, एफआरए के की पिलर्स क्या हैं? 3 कोर पिलर्स हैं. पहला, राइट्स रिकॉग्निशन. ये इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स आईएफआर और क्रूशली कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स सीएफआर देता है. दूसरा, डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. ये ग्राम सभा को मेन अथॉरिटी बनाकर एम्पावर करता है. और तीसरा, एलिजिबिलिटी, जो एसटीज और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स दोनों को कवर करती है. इस एक्ट की डीपर एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत बड़ी है. ये वॉरियर एल्विन की एडवोकेसी से अलाइन करती है. हमें सक्सेस स्टोरीज भी मेंशन करनी चाहिए. डोंगरिया कोंद का नियमगिरी हिल्स को बचाना. एक और है मेंधालेखा विलेज महाराष्ट्र में, जिसने अपने कम्युनिटी राइट्स को बैम्बू रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए सक्सेसफुली यूज किया. और कंक्लूजन के लिए क्रिटिकल चैलेंजेस का एक क्विक रिकैप. ब्रीफली मेंशन. 1. ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एज आर्ग्यूड बाय रामचंद्र गुहा. 2. द कंजर्वेशन कॉन्फ्लिक्ट हाइलाइटेड बाय माधव गाडगिल. 3. डाइल्यूशन ऑफ कम्युनिटी राइट्स एज पॉइंटेड आउट बाय वॉल्टर फर्नांडिस. एंड 4. persistent gender gaps. टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस. इस आंसर को कैसे इंट्रोड्यूस करें जबकि हमने एफआरए की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं? एफआरए को एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन कहकर शुरू करो जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. स्टेट कंट्रोल से कम्युनिटी गवर्नेंस की तरफ पैराडाइम शिफ्ट पर जोर दो.
इस एक्ट में ग्राम सभा को एम्पावर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसे लोकल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। कम्युनिटी खुद ग्राउंड रियलिटी जानती है। ग्राम सभा को पावर देने से ये इंश्योर होता है कि डिसीजंस उन लोगों द्वारा लिए जाते हैं जो डायरेक्टली इफेक्टेड है, ना कि किसी दूर बैठे ब्यूरोक्रेट द्वारा। मेंदा लेखा सक्सेस स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि जब कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को जेन्युइनली इंप्लीमेंट किया जाता है तो ट्राइब्स डिस्ट्रॉयर्स नहीं बल्कि फॉरेस्ट की बेहतरीन कंजर्वेटर्स होते हैं। ये प्रूव करता है कि पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन काम करता है। ब्यूरोक्रेसी इस एक्ट को एक थ्रेट की तरह क्यों देखती है? 100 साल से ज्यादा से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल था। एफआरए उस अथॉरिटी को चैलेंज करता है पावर को लोगों तक ट्रांसफर करके। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। Is the conflict between conservation and tribal rights inevitable? नहीं, आपको आर्ग्यू करना चाहिए कि ये एक फॉल्स कॉन्फ्लिक्ट है जिसे फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल ने क्रिएट किया है। अब एविडेंस बढ़ रहा है कि दुनिया के सबसे बायोडाइवर्स एरियाज वो हैं जिन्हें इंडिजिनस कम्युनिटीज मैनेज करती हैं। Okay, let's practice this line. The Forest Rights Act 2006 represents a shift towards eco-anthropology, acknowledging tribals as guardians of biodiversity. Practice. In short, the FRA is a revolutionary law that aims to restore rights and dignity to forest dwellers. But its success depends on overcoming a deeply entrenched colonial-era mindset. And now for our final question, a 30-marker from 2011. Discuss the problem of displaced tribal communities with the help of recent examples. The theme here is the culmination of everything we've discussed. It's about the socio-economic and cultural marginalization of tribes due to development-induced displacement. ये एक tragic overarching story है। तो ये आंसर सब कुछ कंसोलिडेट करता है। इंट्रोडक्शन में हम स्टेट कर सकते हैं कि एसटीज 8.6% है पॉपुलेशन का, बट डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड है। बॉडी ड्राइवर्स से शुरू होनी चाहिए। Exactly. 3 मेन ड्राइवर्स। पहला, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डैम्स। पोलावरम डैम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में एक मैसिव रीसेंट एग्जाम्पल है। दूसरा, माइनिंग। हसदो अरंड इन छत्तीसगढ़ एक करंट कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तीसरा, कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। मंकीडिया और खाड़िया ट्राइब्स का सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व से रीलोकेशन इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। और कॉन्सिक्वेंसेस, ये सिर्फ एक घर खोने से ज्यादा है, राइट? ये एक पूरे वे ऑफ लाइफ का डिसमैंटलिंग है। पहला, सोशल डिसइंटीग्रेशन। फोर्स्ड रीलोकेशन किनशिप टाइज तोड़ देता है। दूसरा, कल्चरल इरोजन। डोंगरिया कोंद जैसी ट्राइब्स के लिए अपनी एंसेस्ट्रल लैंड खोना, अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी खोना है। और पर्सनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट? वो बहुत गहरा है। वॉल्टर फर्नांडिस ने डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को नोट किया है। डिस्प्लेस ट्राइबल्स आइडेंटिटी क्राइसिस और डिप्रेशन से सफर करते हैं और इकोनॉमिकली इट लीड्स टू पॉपुलराइजेशन। वो सेल्फ सफिशिएंट प्रोड्यूसर्स से इम्पोवरिश्ड डेली वेज लेबरर्स बन जाते हैं। ओके, लेट्स गेट टू आवर फाइनल सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। इस आंसर को एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन कैसे दें? एक बेहतरीन कंक्लूजन वेरियर एल्विन को कोट करेगा, द फ्यूचर ऑफ द ट्राइबल्स इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। फिर खाजा कमेटी की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड एक डेवलपमेंट मॉडल एडवोकेट करो जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और ट्राइबल्स को पार्टनर्स मानने पर जोर दे। हसदेव अरांड में कोर कन्फ्लिक्ट क्या है? ये नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कोल माइनिंग और गोंड ट्राइब के फॉरेस्ट राइट्स और इकोलॉजिकल सर्वाइवल के बीच एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। ये नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक ट्राइबल कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के आमने सामने खड़ा कर देता है। कल्चरल इरोजन और सोशल डिसइंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है? अच्छा डिस्टिंक्शन है। सोशल डिसइंटीग्रेशन कम्युनिटी बॉन्ड्स टूटने के बारे में है, किनशिप नेटवर्क्स, विलेज गवर्नेंस। कल्चरल इरोजन आइडेंटिटी खोने के बारे में है, लैंग्वेज, रिचुअल्स, बिलीफ्स दोनों इंटरलिंक्ड हैं बट अलग है। खगाड़िया कमेटी की मेन रिकमेंडेशन क्या थी डिस्प्लेसमेंट के बारे में? उसकी सबसे क्रूशियल रिकमेंडेशन थी फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट FPIC को किसी भी ट्राइबल एरिया के प्रोजेक्ट के लिए लीगली मैंडेटरी बनाना। इसका मतलब है कम्युनिटी के पास ना कहने का अधिकार है, सिर्फ कंसल्ट होने का नहीं। ट्राइबल्स दूसरी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड क्यों है? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी, इकोनॉमी और कल्चर एक स्पेसिफिक जमीन और जंगल से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। उनके लिए डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एड्रेस बदलना नहीं है, ये उनकी दुनिया का अंत है। Okay, our final practice cue. Say this with power. Development-induced displacement transforms self-sufficient tribal communities into marginalized populations, highlighting a deep conflict between national growth and social justice. Rehearse. In short, for India's tribal communities, the price of national development has too often been the complete destruction of their own homes, livelihoods and cultures. Wow, what a journey, दोस्त. हमने एक पूरे लैंडस्केप को कवर किया है आज. Let's do a super quick recap. We saw how land acquisition and forest policies have shifted from colonial control to democratic rights, at least on paper. We understood the double-edged impact of industrialization in Jharkhand and globalization across the country, कुछ opportunities, but ज़्यादातर displacement और cultural loss. और हमने बार-बार देखा कि ये powerful law, like the FRA 2006, is still struggling against bureaucratic apathy और implementation gaps. डिस्प्लेसमेंट एक कांस्टेंट पेनफुल थीम रही है, चाहे वो डैम से हो, माइनिंग से या नेशनल पार्क से।
The bottom line is, the conflict between national growth and tribal justice is the central problem. The solution lies in genuinely implementing laws like PESA and FRA, ensuring participatory governance. आज के लिए बस इतना ही, लेकिन डिस्कशन यहाँ खत्म नहीं होता। सोचो, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है जिससे किसी का नुकसान ना हो। अपने आइडियाज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये गहराई भरा सेशन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।